Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing all right. We will be continuing today with our chapter of forms of government. And उसमें हमने कल बात की थी monarchy के ऊपर. Today we will be talking about democracy, federation, unitary form of government, parliamentary form of government and presidential form of government. इन सारे इश्यूज पर बात करेंगे. जी यूके में ऐसे ही है. अरसल जो आपने सवाल पूछा, यूके में ऐसे ही है. यूएसए में ऐसे नहीं है. यूएसए में सॉवरेनिटी लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. कॉन्स्टिट्यूशन के पास है. जहां जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वहां सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशंस के पास होती है और थ्रू दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है. नहीं, इट्स नॉट डेलीगेटेड. पावर उन्हीं की है. पावर उन्हीं की है. वो डिप्यूट आपको करते हैं टू परफॉर्म अ ड्यूटी. तो ये किया जा सकता है. अथॉरिटी उसी की होती है. आप जब आएंगे इंशाल्लाह सर्विस में तो आप जो लेटर रिसीव करेंगे उस पर ये लिखा हुआ होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू ऑफर यू दिस एंड दिस अपॉइंटमेंट. लेकिन क्या वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो आपका लेटर देखा भी होगा? ऑब्वियसली नॉट. तो उन्होंने डिप्यूट किया हुआ एक सिस्टम नीचे बना दिया और वो सिस्टम एक खुदकार तरीके से चलता रहता है. लेकिन पॉलिसी अथॉरिटी जो है वो जाहिर है एक इंस्टीट्यूशन के पास है जिसकी जिम्मेदारी होती है. डेमोक्रेसी हमारा आज का टॉपिक है. पहला, तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई बहुत नया नहीं है. डेमोक्रेटिक स्टेट्स हाउएवर कदरे नई पैदावार, यानी डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस तो नया नहीं है. पीपल से कि जिस दिन 3 लोग दुनिया में हुए और उनमें से 2 लोगों ने कसरत राय से तीसरे को अपना अमीर मान लिया या उसको इख्तियार दे दिया कि तुम गाइड करोगे हमें, डेमोक्रेसी उसी दिन आ गई थी. लेकिन इन द मॉडर्न फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के तौर पर डेमोक्रेसी कदरे नया टॉपिक है, नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ग्रीक डेमोक्रेसी ज्यादा मशहूर है. 2 अल्फाज का ये मजमुआ है, डिमोस एंड क्राटशिया. डिमोस एंड क्राटशिया. Demos means people, Kratia means government, government of the people, power of the people. Demos means people, Kratia means power or government, government of the people. ठीक है जी. तो ये ज्यादातर जो पहली दफा सिविलाइज्ड वर्ल्ड में एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड हुई वो ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में कहा जाता है कि ग्रीक सिटी स्टेट्स ऐसी पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. ऑल्दो डिफरेंट फिलोसफर्स हैव डिफरेंट व्यूज ऑन इट. प्लेटो मिसाल के तौर पर बहुत हामी नहीं थे डेमोक्रेसी के. प्लेटो के नजदीक रूल ऑफ इग्नोरेंस, ये जहालत की हुकूमत है. क्योंकि प्लेटो की बात समझ में आती है. प्लेटो तंग थे डेमोक्रेसी से
उन्होंने अपने मुल्क, अपने शहर एथेंस में एक ऐसी डेमोक्रेसी देखी जो इनइफेक्टिव और करप्ट थी, और उसी डेमोक्रेसी के हाथों उन्होंने अपने मेंटोर सोक्रेटिस को जो है वो एग्जीक्यूट होते भी देखा। तो वो डेमोक्रेसी को नेचुरली को खास पसंद नहीं करते थे। जब आप तैयारी शारी से फ्री हो जाएं तो एक किताब है द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस, उसको कभी पढ़िएगा, यू विल अंडरस्टैंड के व्हाई ही हेटेड डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल इसको कहते हैं गवर्नमेंट बाय मेनी परवर्टेड सोल्स। एरिस्टोटल इसे कहते हैं गवर्नमेंट बाय मेनी परवर्टेड सोल्स, बुरे लोगों की हुकूमत है, क्योंकि एरिस्टोटल कायल हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के। एरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट है वो मॉडरेट मीन की स्टेट कहलाती है, मॉडरेट मीन की स्टेट कहलाती है। इसलिए वो कहते हैं कुछ अरिस्टोक्रेट्स कुछ डेमोक्रेट्स मिलके हुकूमत करें। लिंकन की डेफिनेशन सबसे मशहूर है, हम सारे जानते हैं, हम सारे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय ऑल, फॉर ऑल। लोगों की हुकूमत लोगों की तरफ से, लोगों के लिए, सबकी हुकूमत सबके लिए। एबी डायसे इसको कहते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्निंग बॉडी is comparatively a large fraction of the entire nation, यानी जिसमें हुकूमत करने वाले लोग बेसिकली पूरी रियासत, पूरे अवाम के नुमाइंदा होते हैं। तो ये है रूलिंग पावर किसी एक क्लास में, किसी एक फर्द में वेस्टेड नहीं होती। डेमोक्रेसी के 3 एस्पेक्ट्स हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ वोटों का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ सोशल कॉन्सेप्ट एज वेल, मुआशरती इंसाफ, मुआशरती बराबरी। डेमोक्रेसी हैज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल, हर लोगों के पास इकोनॉमिकली बराबर अपॉर्चुनिटीज का होना, उन लोगों के लिए मुनासिब मौके होना, एंड इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल एंगल भी है, तमाम लोगों को वोट डालने का हक है कि नहीं है, पब्लिक ऑफिस के लिए रन करने का हक है या नहीं है, हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंचने का हक है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का हक है या नहीं है। तो अगर तो ये एस्पेक्ट्स भी डेमोक्रेसी पूरे कर रही है, तो फिर तो ये बिल्कुल है डेमोक्रेसी। लेकिन अगर ये वाले एस्पेक्ट्स नहीं पूरे हो रहे तो फिर ये कुछ भी हो सकती है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी को समझा जाता है सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग द लीडरशिप, यानी जिस दिन आपने वोट डाल दिया उस दिन हमारे यहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। अगले दिन से ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और अगले दिन से ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस आ जाता है। बाकी दुनिया में डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तर्ज हुकूमत है। इलेक्शन से अगले दिन डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है, खत्म नहीं होती। दुनिया में डिफरेंट तरह की डेमोक्रेसीज हैं। ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी वन साइज फिट ऑल किस्म की सिस्टम है कि सारी दुनिया एक ही तरह की डेमोक्रेसी ले ले, नहीं। डेमोक्रेसी का बुनियादी पर्पस सिर्फ इतना है कि अवाम की मर्जी की हुकूमत हो और अवाम को हुकूमत लाने और हुकूमत हटाने का इख्तियार हो। अवाम की मर्जी की हुकूमत हो, अवाम को हुकूमत लाने और हुकूमत हटाने का इख्तियार हो। तो फिर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानिया वाली फॉलो करें, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका वाली फॉलो करें, या आप मिक्स्ड पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस वाली इस्तेमाल करें, जो भी डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी आप लेकर आए उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज अवाम को आपको लाने
और आपको निकालने का हक है। दुनिया में जो छोटी रियासतें हैं, बहुत छोटी रियासतें, वहां आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी मिलती है। या ग्रीक सिटी स्टेट्स की चूंकि रियासतें छोटी थी, तो वहां डायरेक्टली भी लीडर को सिलेक्ट कर लिया जाता था। 8-10 हजार की आबादी में आपको इकट्ठा बुलाकर पूछ लिया जाता था कि मिस्टर ए या मिस्टर बी। लेकिन मॉडर्न स्टेट में अब ये पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न स्टेट्स चूंकि लाखों करोड़ों की आबादी की स्टेट है, तो अब हुक्मरान को उस तरह से चूज करना पॉसिबल नहीं है। बाज केसेस में है, प्रेसिडेंट को अगर आप डायरेक्टली चूज कर रहे हैं तो इट इज पॉसिबल। प्राइम मिनिस्टर को अगर आप चूज कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को एक बेसिक इलेक्शन जीतना पड़ता है, उसके बाद पार्टी डिसाइड करती है कि कौन वजीर आजम बनेगा। तो इट बिकम्स अ बिट इनडायरेक्ट एज वेल। अब टेस्ट क्या है और कंडीशंस क्या है डेमोक्रेसी की? टेस्ट क्या है? कैसे पता लगेगा कि किसी जगह पर डेमोक्रेसी है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? आप कहते हैं जी वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरा बंदा कहता है नहीं यू आर नॉट। तो क्या शो करेंगे आप? क्या उसे आप अपने इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाएंगे कि देखो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी? इलेक्शन तो हिटलर भी करवाते थे, इलेक्शंस तो चाइना में भी होते हैं। इलेक्शन तो कोई गारंटी नहीं है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का टेस्ट अगर करना है तो इलेक्शन माइंडसेट से निकलकर आपको कुछ और चीजें दिखानी होंगी। पहली चीज, फ्री प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड अपोजिशन। क्या आपके यहां अखबारात आजाद हैं? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है? लोगों को मुख्तलिफ राय रखने की बुनियाद पर गुम तो नहीं कर दिया जाता? या आपके पास किसी को अपोज करने का हक है? ये पहला टेस्ट है ट्रू डेमोक्रेसी का। अगर आप ट्रू डेमोक्रेसी हैं, आपकी प्रेस फ्री होगी, वहां पर आप फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगा, अपोजिशन होगी। कार्ल मार्क्स सारी उम्र इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड के निजाम के खिलाफ लिखते रहे। ना उनकी पब्लिकेशंस बंद हुई, ना वो अरेस्ट हुए। सार्थर जब फ्रेंच गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे तो कहा गया कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वुड वी इवन बी फ्रांस इफ वी अरेस्ट सार्थर? क्रिटिसाइज वो करता रहे, क्या हम फ्रांस रहेंगे अगर हम सार्थर को गिरफ्तार कर लें? सो कंट्री स्टैंड फॉर सम वैल्यूज, सम प्रिंसिपल्स, एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपोजिशन इज वन ऑफ दोस थिंग्स। राइट टू चेंज गवर्नमेंट दूसरा टेस्ट है, जो मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया। राइट टू चेंज गवर्नमेंट, क्या आवाम के पास हुकूमत को बदलने का हक है? बेटे, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट थी ना असनाद। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को उस वक्त इंग्लैंड रिप्रेजेंट कर रहा था या नहीं कर रहा था? सवाल ये। राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, क्या आवाम के पास ही है? तीसरी चीज है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या कानून की बराबरी है? कानून के सामने सब बराबर है तो आप डेमोक्रेसी हैं, अगर नहीं है तो आप डेमोक्रेसी नहीं है। क्या आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं? क्या आपके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज होता है या नहीं होता? तो ये भी एक टेस्ट है बताने का कि आप हैं एक अच्छी सोसाइटी या नहीं है। एंड देन
इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या लोगों के पास पनपने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। एंड फाइनली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या लोग किसी भी किस्म के खौफ से आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं? कहीं लोग रियासत और रियासत की कुव्वत से दहशत ज़दा तो नहीं है? तो अगर तो वो दहशत ज़दा हैं तो फिर तो और बात है, अगर वो दहशत ज़दा नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छी डेमोक्रेसी हो। लेकिन जहां टेस्ट हैं डेमोक्रेसी के, वहीं कुछ प्री कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशंस चाहिए एक कामयाब जमहूरियत के लिए? कौन सी कंडीशंस? कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर अ डेमोक्रेसी, बट हमारी हैम्पर्ड है डेमोक्रेसी, मॉथ ईटन है, ट्रंकेटेड है, चैलेंज्ड है हमारी डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर, बट प्रैक्टिकली वी आर नॉट। ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन फंडामेंटल राइट्स ही का पार्ट है, लेकिन कुछ मुल्कों में आप इससे अलग भी फंडामेंटल राइट्स दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सिर्फ अकेला एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से मेंशन किया गया है। देखिए, सवाल आया है जी के जी लिख सकते हैं एग्जाम में, इसमें लिखने में क्या हर्ज है? सर सवाल ये है, सवाल पब्लिक किया करें ताकि बाकी लोगों का भी वो देख लें, क्योंकि मैं फिर जब उसको एड्रेस करता हूं तो उन्हें समझ नहीं आती कि किस सवाल का जवाब। सवाल यह है जी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे जस्टिफाई की जाए? कुछ न्यूज नेशनल इमेज को टारगेट करती हैं, तो आप उसे कैसे ब्लॉक करें विदाउट कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस? लाइंस ब्लर नहीं हो गई, कौन सी न्यूज अप्रोप्रिएट है, कौन सी न्यूज अप्रोप्रिएट सोशल फैब्रिक को थ्रेटन? देखिए, इसमें दो मोटी बातें याद रखिए। पहली चीज ये है कि क्या खबर दुरुस्त है, सच्ची है, ये सबसे पहली बात है। क्या इसे लोगों को बताना चाहिए, ये दूसरी बात है। तो अगर तो सच्ची है तो बताने में हर्ज नहीं है। अब आपके मुल्क में अगर बुराइयां हो रही हैं और उस नेशनल इमेज बचाने के चक्कर में आप उन बुराइयों को छुपा दें, तो वो फिर कभी ठीक भी नहीं होंगी। ठीक है, नेशनल इमेज को तो मार्शल लॉज भी खराब करते हैं, नेशनल इमेज को रेप भी खराब करता है, नेशनल इमेज को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब करती है, नेशनल इमेज को सिर्फ इंडिया वाली खबरें ही तो नहीं खराब करती। तो हर चीज को जब आप हाइपर सेंसिटिव रियासत को कर देते हैं हर मामले के ऊपर, तो फिर रियासत हर चीज के ऊपर ही पाबंदियां लगाना शुरू कर देती है। और हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, ये भी बड़ी कंफ्यूज्ड टर्म है। आप किस चीज को हाइब्रिड वॉरफेयर कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, ये भी देखने की बात है। ये जो 5th जनरेशन वॉर और फलानी जनरेशन वॉर हम करते हैं, उससे फेक न्यूज इज एन इशू। फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच है तो वो कहीं ना कहीं से निकल आएगी। अदरवाइज जो हालात हैं कि हर रोज कोई किताब छपती है और आपके मुल्क का एक इदारा हर रोज निकलता है उस किताब की कापियां जब्त करने के लिए। कभी वो मिर्जा असलम बेग की किताब है, कभी वो असद दुरानी की किताब है, कभी वो सुहेल वराइच की किताब है, कभी किसी की, कभी किसी की। तो क्या ऐसा करने से हम मुल्क का भला कर रहे हैं? किताब आ जाने से शायद मुल्क की उतनी बदनामी ना होती जो जितनी इन हरकतों से मुल्क की बदनामी हो जाती। तो नेशनल इमेज इन हरकतों से ज्यादा खराब होता है, किताब में आने से नेशनल इमेज खराब नहीं होता। ओके जी, तो प्री कंडीशंस पर हम बात कर रहे थे। प्री कंडीशंस में पहली चीज है प्रॉपर एजुकेशन। कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग पब्लिक कर सकती है
if they are better educated. तो एक तो ये पहली प्री कंडीशन है, किसी हद तक दुरुस्त भी है, तालीम याफ्ता रियासत को होना चाहिए। नो डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ, बहुत ज्यादा तबकाती तकसीम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तबकाती तकसीम नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अगर मुआशरा दो बहुत अमीर और बहुत गरीब हिस्सों में बटा हुआ है तो भी ट्रू डेमोक्रेसी लाना मुश्किल होगा। ऐसे मुल्क में या तो इनकलाब आएगा या एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी। देन एक्सट्रीम विजिलेंस चाहिए, ये जहन में रखिए। विजिलेंट सिटीजनशिप is the guardian of a successful democracy. Vigilant citizenship is the guardian of a successful democracy. ठीक है जी। तो अगर शहरी विजिलेंट हैं और वो अपने हकूक पर पहरा देते हैं तो जमहूरियत भी कामयाब होगी। हम लॉ में ये बात की जाती है, the law helps the vigilant and not the indolent, and law does not help those who sleep over their rights. तो इसलिए विजिलेंट सिटीजनशिप होना बड़ा जरूरी है। सोशल इक्वालिटी, मुआशरती बराबरी होना भी जरूरी है, जात पात की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी बड़ी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन यहाँ एज ए कंडीशन भी वैलिड है, होनी चाहिए। साउंड एंड इफेक्टिव अपोजिशन, ये मैंने कल भी बताया आपको, एक अच्छी अपोजिशन एक बोंगी हुकूमत से अच्छी हुकूमत करवा सकती है। अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, वो भी लोगों के वोट लेकर आई होती है, तो उसको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर देना या उसको दीवार में चुनवा देना या उसको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेना भी मुनासिब तर्ज हुकूमत नहीं है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज subservience of army to civilian rule। ये भी जहन में रखिए, जमहूरियत की बुनियादी शर्त ये भी है कि फौज मातहत हो सिविल इदारों के। जहां फौज सिविल इदारों के मातहत ना हो वो भी ट्रू जमहूरियत नहीं है। एंड फाइनली लोकल गवर्नमेंट, बुनियादी हुकूमतों का क़याम भी प्री कंडीशन है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। कोई जमहूरियत उस वक्त तक डिलीवर कर ही नहीं सकती, कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक उसके पास एक साउंड एंड इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना हो। तो ये 3 चीजें हैं, 4-5 जो मैंने डिस्कस की आपके साथ, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कंडीशंस हैं फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब आ जाए मेरिट्स के ऊपर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर। तो पहला मेरिट तो ऑब्वियसली इसमें यही है दैट इट अपहोल्ड्स इक्वालिटी। जमहूरियत में कोई भी स्पेशल नहीं होता, सबका एक एक वोट है और सबकी एक जैसी अहमियत है। बादशाहतों में, डिक्टेटरशिप्स में कुछ शाह के मसाहिब होते हैं, वो ज्यादा अहम होते हैं, कुछ शाह के मसाहिब नहीं होते हैं, वो उतने अहम नहीं। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। जमहूरियत में हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 वेलफेयर ऑफ द पीपल है। जमहूरियत अपने आप को वेलफेयर स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। ये गैरिजन स्टेट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। जमहूरियत में लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद, लोगों का भला जो है वो ज्यादा मैटर करता है बंदूकों से और सरहदी तनाजों से या फतूहात से। फिर
आपको शख्सी आजादियां हासिल होती हैं, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और आप एक मुआशरे के तौर पर बगैर किसी तबकाती तकसीम के रह सकते हैं। शख्सी आजादी आपके पास होती है और आप तबकाती तकसीम के बगैर एक बरादरी के तौर पर जो है वो रह सकते हैं। एफिशिएंसी रहती है इन गवर्नेंस। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि जमहूरियत में हर फर्द जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो मुल्क के हर कोने से लोग रिप्रेजेंट होकर आए हुए और हर कोने पर उनकी निगाह है। तो इसलिए एक एफिशिएंट जो हुकूमत है वो मौजूद रहती है, एक एफिशिएंट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस चलता है। इट इज ऑल्सो स्टेबल गवर्नमेंट थ्रू पॉपुलर सपोर्ट। लोगों की मर्जी से बनती है, लोगों के वोट से बनती है, इसलिए ये एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि लोगों की आजाद मर्जी से बनी है, लोगों की इसको हिमायत हासिल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। कोई जबरदस्ती आकर नहीं बैठा कि लोग इसको रेजिस्ट करें। डेमोक्रेसी की एक एजुकेटिव वैल्यू भी है कि डेमोक्रेसी सीक्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, सब कुछ पार्लियामेंट में आउट इन दी ओपन होता है, लोगों के सामने होता है, मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में पार्लियामेंट की कार्रवाई हर रोज रिपोर्ट होती है। लोग एजुकेट होते हैं कि हमारी हुकूमत कैसे चल रही है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या किरदार है। और इलेक्शंस में हर पार्टी अपना एक मंशूर लेकर आती है, अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आती है, जिससे ये पता पड़ता है कि वो लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, उनके मसाइल और उनका हल बताते हैं। ऑल्सो इंस्टिल्स पेट्रियोटिज्म। इससे आप में मुमकिन है, ऐसी प्रिजम्पशन है कि आप ज्यादा मुहिब्बे वतन होंगे, क्योंकि आपका स्टेक है, आपने खुद हुकूमत को चुना है। वो हुकूमत अच्छा करेगी तो आपको खुशी होगी, वो हुकूमत बुरा करेगी तो आपको दुख और तकलीफ होगा। तो इससे आपका पेट्रियोटिज्म, आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत बढ़ती है। डेमोक्रेसी इज इम्यून फ्रॉम डेंजर्स ऑफ रेवोल्यूशंस। डेमोक्रेसी जो है वो इनकलाबात से आ रही है, इनकलाबात से आ रही है। ये हमारे यहाँ बड़ा एक रोमांस है लोगों का रेवोल्यूशंस के साथ। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रेवोल्यूशंस से जान छुड़ा देती है। इट्स अ पेनफुली स्लो प्रोसेस, लेकिन ये ह्यूमन नेचर के साथ मिलता जुलता प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है। रेवोल्यूशंस मसाइल का हल नहीं है। दुनिया के पिछले 4 बड़े रेवोल्यूशंस आप देख लें, फ्रेंच, रशियन, Iranian, Chinese, चारों revolutions killed millions of people, did not resolve the issues and weren't worth it for killing so many people. तो जमहूरियत slowly and gradually आपकी हुकूमतें बदलती रहती है, आपको इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करती कि आप आखिरकार तंग आकर कत्लेआम करने ही निकल आए। It enables the people, लोगों को इस काबिल बनाती है कि वो अपना सियासी शऊर उजागर करके हुकूमतों की तब्दीली में अपना रोल प्ले करें, मूवमेंट्स चलाएं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए हुकूमतों को हटाएं। एंड इट ऑल्सो ट्रेन्स द सिटीजनशिप ऑब्वियसली। डिमेरिट्स क्या है, बुराइयां क्या है? एक तो प्लेटो की ही बुराई है, जो वो कहते हैं कि जी ये तो रूल ऑफ इग्नोरेंस है, ये तो जहालत की हुकूमत है, जहालत की हुकूमत है। लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जाहिल आदमी का भी एक वोट, एमए का भी एक वोट, पीएचडी का भी एक वोट, ये कैसी बात हुई? कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगता है, बुरा लगता है। तो ये एक रूल ऑफ इग्नोरेंस है।
नो लॉन्गर इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी। स्पेशली जहां कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, उनको अगर हम देखें तो वो 4 छोटी छोटी जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। हो सकता है कि एक बड़ी जमात को अपोजिशन में बैठना पड़ जाए, तो ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2002 के जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो उसमें पीपल्स पार्टी को ओवरऑल ज्यादा वोट पड़े, लेकिन सीटों की पॉलिटिक्स में वो पीछे रह गए। सो इट इज नो लॉन्गर प्रिज्यूम्ड कि ये गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी हो। जमहूरियत ऑल्सो फेवर्स द रिच। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन कैंपेन करना, इलेक्शन कैंप्स मेंटेन करना, वोट लेना, ये बड़ा महंगा काम है। आम आदमी, गरीब आदमी ये इलेक्शंस लड़ ही नहीं सकता। तो डेमोक्रेसी जो है ये अमीर आदमी को फेवर करती है, अमीर आदमी को के नजदीक रहती है, उसके लिए ये बेहतर निजाम है। ठीक है। मोनार्की से इसको कंपेयर करें तो ये जरा डिवाइसिव भी है, बटी हुई भी हुकूमत है, एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चूंकि पार्लियामेंट 500-500 600 लोगों की पार्लियामेंट के सेशंस कॉल करना, उसका एक खर्च है, करोड़ों अरबों में हमें एक एक सेशन पार्लियामेंट का पड़ता है। फिर वज़रा की एक फौज अफर मौज है जो बहुत एक्सपेंसिव है, बड़ा ही महंगा निजाम है हुकूमत है। इसलिए भी इसको फेवर नहीं किया जाता। ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्लो भी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि सबसे मशवरा करना है, सबकी राय लेनी है, सबको साथ लेकर चलना है, सारे लोगों को जमहूरी तकाजों को पूरा करना है, फिर लॉ बनाना है, फिर नोटिफिकेशंस होने हैं, बड़ा स्लो है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने इसकी ये वीकनेस देखी, जब एक तरफ हिटलर थे और दूसरी तरफ सारी यूरोपियन पावर्स, डेमोक्रेसीज, जो हिटलर की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। फिर चर्चिल को कमांडर इन चीफ का इख्तियार दिया गया कि आप डिसीजंस लेते जाएं, बाद में हम इस पर अपनी ठप्पी लगा देंगे। तो तब कहीं जाकर स्पीड मैच हो। अब रूल है, जत्थों की हुकूमत होती है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, अक्सरियत की का जबर, अक्सरियत का जुल्म, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कुछ भी आके करते हैं कि जी हम इलेक्शन जीत कर आए। क्लास स्ट्रगल रहती है अमीर और गरीब में। एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, जब बहुत ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाए, कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, क्योंकि जो मेन गवर्नमेंट है वो वीक होती है, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर जो बनाई होती है वो ब्लैकमेल होती है छोटी पार्टियों से, क्योंकि अगर वो छोटी पार्टियां विड्रॉ कर जाएं तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रहती, हुकूमत गिर सकती है। इसलिए जो है वो अनस्टेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ डीमेरिट्स डेमोक्रेसी के हैं। तो जब आप इसको, डेमोक्रेसी आपको आएगी इन कंपैरिजन टू मोनार्की या इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप, तो उसके साथ ही आपने इसका कंपैरिजन करना है। अब आ जाते हैं यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा नेचर ऑफ स्टेट की चीज है। यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली हुकूमतें यूनिटरी या फेडरल नहीं होती, रियासतें यूनिटरी या फेडरल होती हैं। अकॉर्डिंगली उनको हुकूमतें उस तरह से दी जाती। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वेयर द फुल अथॉरिटी of the state is entrusted to one single
इंस्टीट्यूशन और वन सिंगल अथॉरिटी, भले उसमें फिर सूबाई हुकूमतें या सूबाई खुद मुख्तारी या सूबाई असेंबलियां नहीं होती। ये जहन में रखिए, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूनिटरी स्टेट्स में सूबे नहीं होंगे। सूबे वहां भी होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लेकिन सूबाई असेंबलियां नहीं होंगी, सूबाई वजीर आला नहीं होंगे। वहां गवर्नर्स या जो भी अपॉइंटेड लोग हैं सूबों को चला रहे, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे होंगे, जैसे चाइना में, टर्की में या ईरान में, कि वहां सूबे तो हैं बहुत सारे, लेकिन वहां के जो गवर्नर्स हैं वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करते हैं। वो उनकी कोई अपनी इलेक्टेड हैसियत नहीं है या ना उनकी कोई पार्लियामेंट है। ठीक है, सो इसमें एक सिंगल सेंटर के पास अथॉरिटी जरूर है, लेकिन उसके एजेंट्स जो हैं वो ओमनीपोटेंट हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड की एग्जाम्पल ली जा सकती है, चाइना की एग्जाम्पल ली जा सकती है, एग्जाम्पल ली जा सकती है टर्की की, ईरान की। ये सारी रियासतें यूनिटरी स्टेट्स हैं जहां सेंट्रल अथॉरिटी एक ही इदारे या फर्द के पास है, कोई सूबाई हुकूमतें नहीं है। ठीक है जी। तो इसके अपने मेरिट्स हैं। एक तो ये जहन में रखिए कि चाइना एक्सेप्शन है क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, अदरवाइज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करता है छोटी रियासतों, छोटी टेरिटरी और पॉपुलेशन वाइज जो छोटे मुल्क हैं उन्हें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा सूट करता है, वेयर एज बड़े मुल्कों के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जितने बड़े मुल्क होंगे उतनी एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड इवन रिलीजियस डाइवर्सिटी उन मुल्कों में ज्यादा होगी, तो उसको केटर करने के लिए आपको फेडरल सेटअप की जरूरत होती है। छोटे मुल्कों में इसका इम्कान कम है, इसलिए इनका सेटअप भी जो इनको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी यूनिटरी सूट करता है। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो इट्स एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, क्योंकि कोई रीजनल डिस्कशन नहीं होती कि जी सुबाइयत हो गई, ये सिंध कार्ड खेल दिया, ये बड़ा सूबा ज्यादती कर गया, ये छोटे सूबों के हकूक पर डाका डल गया, ये डिस्कशन ही नहीं होती यूनिटरी स्टेट के अंदर। फ्रिवलस रीजनल डिस्कशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक तो बड़ा फायदा ये है। इट इज ऑल्सो एन एडेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फ्लेक्सिबल है, अमेंडेबल है, एमेनेबल टू न्यूअर टाइम्स है, चेंज करना इसको आसान है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यूनिटरी स्टेट में 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हो या सूबाई हुकूमतों से आइन तरमीम करते वक्त पूछा जाए। जो मुल्क के लिए बेहतर है वो सिंगल हाउस से भी कराया जा सकता है। इसकी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक वजीर आजम, उसकी काबीना, अल्लाह खैर सलाह, ना कोई नीचे वफाकी सेक्रेटेरिएट, ना कोई नीचे सूबाई सेक्रेटेरिएट, ना कोई सूबाई वजीर आला, ना कोई सूबाई सेक्रेटरीज। वो जो डबल टीयर ब्यूरोक्रेसी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब चूंकि सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है और डबल टीयर ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये कम महंगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, सस्ता है, कम पैसों में चल जाता है। ठीक है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ jurisdiction आइदर। आपने पाकिस्तान के केस में बहुत सुना होगा, जब कभी किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है और आप दुहाइयां देते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब, फेडरल लॉ एंड ऑर्डर तो सूबों का मामला है। और जब आप बिजली ना होने पर
गैस ना होने पर जाकर मुजाहिरे करते हैं सूबाई हुकूमतों के दफातर के सामने, उनकी सड़कें ब्लॉक करते हैं, तो सूबाई हुकूमतें कहती हैं कि भाई बिजली देना तो वफाक का काम, गैस देना तो वफाक का काम है, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। सूबे ने क्या करना है, वफाक ने क्या करना है। यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे काम, सारे के सारे काम एक ही गवर्नमेंट ने करने हैं, इसलिए यू नो whom to blame, you know where